चलें स्टार्ट करते हैं। चलिए ज़रा जल्दी से बताएं। रिज रिग्रेशन पढ़ी थी, लासो पढ़ी थी, और आई थिंक कोड लिख लिया था थोड़ा बहुत लासो का। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में और दोनों का यूज़ होता है, इसका बताएं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू को श्रिंक है। सही है। लेकिन लासो श्रिंक भी देते हैं और थोड़ा सा उसे ऐसा लगता है कुछ कॉलम्स ऐसे हैं या कुछ कोएफिशिएंट्स ऐसे हैं जो कि आउटपुट पे असर नहीं डालेंगे। ये बिल्कुल कम असर है, उनको खत्म भी करेंगे। सही है, ठीक है। और अगर बात करें कि ये दो टेक्निक्स हैं किसके लिए, ओवर फिटिंग को हैंडल करने के लिए, किसको ओवर फिटिंग को हैंडल करने के लिए दो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, रिज और लासो के नाम से। सही। तो अच्छा भाई, तो देखें ज़रा लासो में हमने क्या किया था, ये हमने कुछ लाइब्रेरीज में इंपोर्ट किया था। सही है, तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक मरतबा। फिर हमने क्या किया था कि ये एसक्यूएल के अंदर एक डेटा सेट पड़ा हुआ है जिसका नाम है फेज कैलिफोर्निया हाउसिंग के नाम और नाम उसको दिया हुआ है। तो हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया था हाउसिंग करके। सही है, हाउसिंग उसको नाम दे दिया था। फिर क्या किया था, हमने उस हाउसिंग के अंदर से डेटा निकाल कर एक डेटा फ्रेम बनाया था और इसको इस तरीके से हमने लिखा था हाउसिंग डॉट डेटा करके। सही है, याद है ना, हमने पढ़ा था कि अगर आपको हाउसिंग प्रिंट करके दिखाऊं तो हाउसिंग हमें लिखेगा डिक्शनरी की तरह। सही है, लेकिन आपको याद होगा हमने इसको इसकी डिटेल निकाली थी तो पता चला था कि भाई ये हाउसिंग जो है ना वो दिख तो डिक्शनरी की तरह रहा है, लेकिन ये है क्या, ये ऑब्जेक्ट है। आई थिंक टाइप लिखा था मैंने। अगर टाइप में इसको डाल के एग्जीक्यूट करें तो कंटेनर ऑब्जेक्ट एक्सपोजिंग कीज एज एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कीज जो हमें दिख रही है वो क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को यूज़ करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। सही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हाउसिंग डॉट डेटा लिखा तो हमें डेटा की वैल्यू मिल गई, और हाउसिंग के अंदर से फीचर्स नेम्स डॉट करके फीचर नेम्स लिखे तो हमें कॉलम्स के नेम्स मिल गए। हमने उसको उठा के डीएफ में डाल दिया और प्राइस का एक न्यू कॉलम बनाकर टारगेट की वैल्यू भी निकाल ली। सही है, तो आगे बढ़ते फिर हमने क्या किया था, एक्स वाई को सेपरेट किया था, डीएफ इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसको मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया। सही है, एक्स वाई को सेपरेट किया। फिर हमने यहाँ पे ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट चलाया था और बाकी मैंने कहा था लीनियर और रिच, ये आप लोग ट्राई करिएगा। सही है, तो आई थिंक मैं इसकी फाइल भी शेयर करना भूल गया वाली, ये की थी, खैर मुझे याद दिला दिएगा, मैं इसको शेयर कर दूँगा। ठीक है, खैर उसके बाद क्या किया, लासो का एक ऑब्जेक्ट बनाया था। सही है, लासो का ऑब्जेक्ट बनाया, ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने रिच का बनाया था और लीनियर रिग्रेशन का भी इसी तरह बनाया करते थे। लेकिन रिच और लासो में क्या होता है, हम अल्फ़ा पास करते हैं अलग से। तो अल्फ़ा की वैल्यू आप पास करी, ये जितनी कम वैल्यू होगी उतनी ही हम कम पेनल्टी लगाना चाह रहे हैं, मतलब उतना ही कम हम कोफिशिएंट्स को कम करना चाह रहे हैं। सही है, देखिए अब इस बात को ना माइंड में बिठा लें कि कोफिशिएंट्स जब अब बात हो रही हो ना कि होगी तो आपके माइंड में पूरा आ जाना चाहिए कि कोफिशिएंट्स बेसिकली वेट्स की बात हो रही है, या सम बुक्स में आपको वेटेज भी मिलेगा इसका वर्ड। ठीक है, तो वो होता क्या है, लेट से आपके कॉलम, आपके डेटा में सिर्फ 3 कॉलम है। ठीक है, लेट से सिर्फ 3 कॉलम है। एक है किस चीज़ का, लेट से एक ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, मैं वाई लिख देता हूँ, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, एक लेट से आपकी फील्ड है, एक फील्ड का नाम है, और एक है आपका पैकेज। 3 कॉलम्स आ गए। सही है, तो इनके कोफिशिएंट्स या इनकी इक्वेशन किस तरह बनेगी, इन 3 कॉलम्स की यहाँ पे इक्वेशन किस तरह बनेगी, एक तो आपका आउटपुट कॉलम है पैकेज वाला, इसको तो छोड़ दें, 2 कॉलम्स बचे, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, बिल्कुल सिंपल। हम बोलेंगे y इक्वल्स टू क्या होगा, कुछ नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है, जिसको मैं m1 बोल देता हूँ, m1 या कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं, मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, फिर लेट से इसको m2 का नाम दे देते हैं, कोई नंबर होगा m2 की जगह, और वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, फील्ड की वैल्यू के साथ, और फिर क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट होगा जिसको हम सी डी कुछ भी हम फिलहाल के लिए बोल देते हैं, लेट से सी मैंने बोल दिया। सही है, तो जब भी कोफिशिएंट्स की बात हो रही है, इस ये वाले जो नंबर्स है ना m1 m2 वाले, इनकी बात हो रही है। सही है, और इन्हीं नंबर के बिहाफ पे हम फाइन ट्यूनिंग भी परफॉर्म करते हैं। सही है, तो देखेंगे अगर फाइन ट्यूनिंग हमारा कोर्स का पार्ट हुआ तो। खैर
तो क्या किया यहाँ पे हमने लासो का ऑब्जेक्ट बनाया, वही मॉडल ट्रेनिंग कराई सिंपल, ठीक है, और फिर हमने प्रेडिक्शन करवाई। प्रेडिक्शन कराने के बाद हमने स्कोर निकाला, सही है, और स्कोर निकालने के बाद हमें पता चल गया कि हमने जो इतनी कम वैल्यू दी है इस पर भी उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगाई है, सही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है इनकी एक्यूरेसी में, ठीक है। फिर हमने इनकी वैल्यूज को कंपेयर किया था लीनियर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन के अंदर, कि किस तरीके से पेनल्टी की वजह से इनकी वैल्यूज़ हमें कम होती हुई दिखी थी, सही है भाई। यहाँ तक ये आखिर की 3 चीज़ें बाकी थी, इसको थोड़ा जल्दी से लिखते हैं। अब लेट से मैंने क्या करना है, मैं इसको एक मतलब रन कर देता हूँ। अच्छा हाँ, स्कोर वाला बिल्कुल, चलो उसको देखते हैं। बाय टेस्ट पहले रखते हैं। अभी कितना आ रहा है, 0.335987 आ रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा 1 मिनट, अगर इसको वापसी रिवर्स करते हैं, हाँ सही बता रहे हैं, सही है। चले मैं ये एक चीज़ यहाँ पे देखें कि हो क्या रहा है कि मैंने क्या रखा, पहले प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ को रखा हुआ है, सही है, और टेस्टिंग वाली वैल्यूज़ को मैंने बाद में रखा हुआ, वाई टेस्ट को जो हम सेपरेट कर लेते हैं, सही है। और अगर इसको स्विच कर देते हैं, मतलब टेस्टिंग वाली पहले रखते हैं और प्रिडिक्शन वाली बाद में रखते हैं, तो नाम क्या आपका भाई? जुनैद भाई लास्ट क्लास में आए थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिखाया था। हमने फॉर्मूला थोड़ा तो डिस्कस नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना फिर बोरियत होने लगती है कि किस तरीके से काम कर रहा है, सही। तो इस वजह से फॉर्मूला डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने फॉर्मूला दिखाया। फॉर्मूले के अंदर टेस्टिंग वाला जो वेरिएबल है ना वो पहले रखा गया था, ऐसे ही है ना, और फिर जो प्रिडिक्शन वाला वेरिएबल है उसको बाद में रखा गया था। तो अभी देख रहे हैं आपने, बल्कि नोट भी किया होगा कि इसमें हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो कितनी दिखा रहा है ये? 0.601, मतलब 60.1% दिखा रहा है, जबकि पहले क्या दिखा रहा था? 33.5 दिखा रहा था, सही है। तो एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि अगर हम मतलब सही सीक्वेंस क्या होगी, टेस्टिंग वाला डेटा में देना पड़ेगा पहले, फिर प्रेडिक्टेड वाली वैल्यूज़ को हम रख रहे होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और अच्छा लीनियर पे तो खैर ये एरर देगा क्योंकि मैंने ऊपर से कोड को रन नहीं किया, तो आप लोग रन कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए क्या करना है, रिमूव फीचर्स को मुझे काउंट करना है कि कितने रिमूव फीचर्स हैं। तो देखें लासो है ना, लासो को अगर मैं बोलूँ कोफिशिएंट अंडरस्कोर करके, तो मुझे क्या करेगा, सारे कोफिशिएंट्स दिखा देगा, जो जितने भी कॉलम्स है ना मेरे, उसके हिसाब से उनकी कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को दिखा देगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको बोलूँ इक्वल्स टू 0, सही है, तो मुझे ट्रू या फॉल्स में दिखा देगा कि कोई भी वैल्यू फॉल्स के, मतलब कोई भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो एग्जैक्टली। अगर मैं एक काम करूँ, मैं इसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाता हूँ, लेट से मैं 1 कर देता हूँ इसको, 0.01। अच्छा अभी भी हमें ये फॉल्स दिखा रहा है, 1 मिनट। अच्छा अब यहाँ पे कुछ ट्रूथ देखने को मिल रहे हैं, मतलब इसको इसने क्या किया, यहाँ पे बिल्कुल से कॉलम्स को ड्रॉप कर दिया, इन वाले कॉलम्स को, सही हो। किस वैल्यू पे किया है? अल्फा की वैल्यू क्या रही उसकी? 0.1 रही, ठीक है। खैर अब क्या करना है, अगर आपको काउंट करना है तो हम एक काम कर सकते थे, यहाँ पे इसको बंद करेंगे और आई थिंक इसको सम कर देंगे, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि 2 फीचर्स हमने क्या किए, यहाँ पे रिमूव हो गए हमारे, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज़ थी, एक और है कि अगर हमने देखना है कि कौन से फीचर्स रिमूव हुए हैं, कौन से फीचर्स रिमूव हुए हैं, तो हम इसको भी निकाल सकते हैं। क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो ये चीज़ लिखूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एलईडी से आ जाएगा, और फिर मैं इसको मास्किंग करके निकालूंगा, कहाँ से? एक्स डॉट कॉलम्स के अंदर से, सही है। बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। एक्स डॉट कॉलम्स याद रखें, सबसे पहले हमने डेटा को प्रॉपर रेडी करने के बाद एक्स और वाई में सेपरेट कर दिया था, ठीक है। याद होगा कि हम एक्स और वाई को सेपरेट कर देते थे, एक्स में सारे इनपुट कॉलम्स होते थे, वाई के अंदर सिर्फ आउटपुट कॉलम होता था। तो अगर मैं एक्स को आपको दिखाऊं, एक्स के अंदर मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा मौजूद है, सही। तो अगर मैं डॉट कॉलम्स लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे, सारे के सारे कॉलम्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एक्स डॉट कॉलम्स। अच्छा अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे क्या बोला था नीचे कि जहाँ जहाँ लासो ने कोफिशिएंट को 0 बना दिया है, वहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, इसकी वजह से ट्रू मिल जाएगा अंदर।
कंपैरिजन की वजह से ट्रू मिल जाएगा, सही है। और क्या कर रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ ट्रू मिल रहा है ना उसको कॉलम्स के अंदर से लाके दिखा दो। मतलब किस कॉलम पे मुझे ट्रू मिल रहा है, मतलब वो कॉलम रिमूव हुआ है, समझ रहे बात को, और उस कॉलम को लाकर मुझे प्रोवाइड कर दो। तो इस चीज़ को एक बार दोबारा से देख लें कि मुझे यहाँ पर ट्रू और फॉल्स देखने को मिल रहे थे डिफरेंट, सही। अब जहाँ जहाँ फॉल्स मिलेगा उस वाले कॉलम को नहीं लाएगा। भाई देखें ना, ये पहला फीचर है, ये दूसरा फीचर है, तो इन दो फीचर्स के अंदर फॉल्स मिल रहा है उसको, तो उन कॉलम्स को नहीं लाएगा। तो कौन सा कॉलम लाएगा, थर्ड और फोर्थ वाला कॉलम लेकर आने वाला है बस, ठीक है। तो एक मरतबा दोबारा देखें, अगर मैं लिखता हूँ इसको x डॉट कॉलम्स, सही है, तो देखें थर्ड वाला आपके कॉलम का नाम और फोर्थ वाला कॉलम का नाम ये लेकर आ रहा है ट्रू होने की वजह से, बाकियों को नहीं लाया, ठीक है। बाकी ये रिपीट करना है प्रोसेस को डिफरेंट अल्फाज वैल्यूज़ के लिए, सही है, डिफरेंट अल्फाज की वैल्यूज़ के लिए। तो अब इसको ट्राई कर लीजिएगा। बस आपने क्या करना है, वही लूप चलाना है। लूप चलाने के बाद आपने इस जगह पर डिफरेंट वैल्यूज़ को रखना है और उसके हाथ के हाथ दोनों की टेस्टिंग वाली एक्यूरेसी और ट्रेनिंग वाली एक्यूरेसी दोनों को आपने चेक करना है, सही है। तो वो अल्फ़ा जिस पर दोनों वैल्यूज़ क्लोज हो जाए वो क्या कहलाएगा हमारा, वो बेस्ट अल्फ़ा कहलाएगा। बेस्ट अल्फ़ा की वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी, सही है भाई। तो ये हो गया था लास्ट क्लास में। अब ये टॉपिक है बाइस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, आपको याद होगा, सही है। किसी के माइंड में है, बाइसनेस का हमने बात की थी कि मॉडल हमारा या तो अंडर फिट होगा, या तो गुड फिट होगा, या तो ओवर फिटेड होगा, सही है। जरा जल्दी से बताएं कि अंडर फिट होने का क्या मतलब होता है मॉडल का, सही है। और लो वेरिएंस है तो क्या है, वो हमें जो रियल वैल्यू उससे बहुत दूर की वैल्यूज देगा और जो वैल्यूज देगा वो एक दूसरे के करीब। हाँ ठीक है, जो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ होंगी ना वो पहले तो बहुत क्लोज होंगी, सही है। मतलब मैं अपनी इनपुट वैल्यू को कितना ही क्यों ना बढ़ा दूँ, लेकिन मुझे प्रिडिक्शन हमेशा एक बहुत छोटा या मतलब कोई भी नंबर मिल रहा होगा लेकिन वो नंबर दूसरे नंबर्स के बिल्कुल क्लोज होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाईली बाइस मॉडल है, कि उसकी ट्रेनिंग के टाइम पे जो है वो एक्यूरेसी है, लेकिन जब वो प्रिडिक्ट करके दे रहा है तो हमें क्या बता रहा है, उसकी वैल्यू हमें गलत प्रोवाइड कर रहा है, सही है। तो हाईली बाइस था और लो वेरिएंस था, सही है। और गुड फिट में क्या होता है, वेरिएंस क्या होती है, देखें सबसे पहले अंडर फिट में क्या होता है कि उसकी ना तो ट्रेनिंग में एक्यूरेसी अच्छी होती है ना ही टेस्टिंग में अच्छी होती है। सबसे पहली बात, ट्रेनिंग में भी उसने अच्छी से परफॉर्मेंस नहीं करी, अच्छा से डेटा को नहीं लर्न किया, सही है। और ना ही उसने टेस्टिंग के दौरान डेटा को सही बता दिया, सही है। तो एक तो आपका ये अंडर फिट हो गया। गुड फिट में क्या होगा कि उसकी ट्रेनिंग पर भी एक्यूरेसी अच्छी मिल रही है और टेस्टिंग के दौरान भी एक्यूरेसी अच्छी मिल रही है, सही है। तो इसके अंदर जो बाइसनेस और वेरिएंस है वो क्या होंगी, वो मिनिमम होंगी, सही है, वो क्या होंगी, मिनिमम होंगी, सही। अच्छा अब खुद सोच के देखें कि अगर गुड फिट के अंदर वैल्यूज़ मतलब बहुत ज़्यादा दूर हो जाए तो किस चीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा, वेरिएंस पे या बाइसनेस पर। एक मॉडल है, ठीक है, मैं उससे जब वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करवाता हूँ तो मुझे वैल्यूज़ तो देता है वो, लेकिन बहुत दूर देता है, सही है। तो क्या यहाँ पे ज़्यादा है, बाइसनेस ज़्यादा है या वेरिएंस ज़्यादा है, वेरिएंस ज़्यादा है। और क्या बोलेंगे इसको, लो बाइस्ड, सही है। हाँ ओवर फिट में आएगा, ठीक है। लेकिन मैं असल में अभी गुड फिट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो गुड फिट में क्या होता है, ना तो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा दूर होती हैं, सही, मतलब इनपुट के भी यहाँ पे बात हो रही है कि भाई अगर मैं इनपुट के अंदर लेट से मेरा एक इनपुट है, मैं उसको एक सिंपल कंसिडर कर लें, एक मैंने उसको इनपुट दिया 1.5 का, तो मुझे सैलरी बताता है, लेट से सैलरी वाई है मेरा, लेट से वो मुझे सैलरी बताता है फॉर एग्जांपल 50K, ठीक। अब मैंने इसकी वैल्यू बढ़ाई 1.6 कर दी, एक्स की वैल्यू, ठीक है, या 1.9 कर दी, ठीक। तो वाई मुझे क्या करेगा, उसके रिलेटिवली बता देगा, मतलब लेट से मुझे बताएगा कि भाई हो सकता है कि इसकी सैलरी में भी 56 हो, 58 हो, कुछ इस तरह से करके वैल्यू आएगी, ठीक है। तो क्या ये वैल्यूज़ नॉर्मल लेके चल रहा है। लेट से मैंने इसको बोला चलो बताओ कि अगर किसी का 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है,
तो उसकी सैलरी बताओ, तो क्या बता देगा, लेट से हम बोलते हैं 78 के करीब बता देगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लेकर आ रहा हूँ वैल्यूज़ के अंदर, तो मुझे वैल्यूज़ यहाँ पे सही देखने को मिल रही है। ऐसा तो नहीं किया कि उसने वैल्यूज़ को डबल कर दिया, सैलरीज को डबल कर दिया, ऐसा नहीं है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप इन आउटपुट के अंदर डिफरेंस निकालें तो कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पहले में 6000 का है और नेक्स्ट वाले में कितना है, तकरीबन आई थिंक 22,000 का, ठीक है, सही है, इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन अगर यही वैल्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा बता रहा होता, लेट से अगर आपका क्या होता, ओवर कौन सा मॉडल होता, ओवरफिट होता, सही है, तो उसकी ट्रेनिंग पे एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती, टेस्टिंग के दौरान क्या होती है, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा वर्स होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मॉडल ने इतना ज़्यादा डेटा को रट लिया है, और फिर भी यही होता है ना कि मॉडल ने डेटा, ट्रेनिंग डेटा को रट लिया है, तो जब उसको हम टेस्टिंग डेटा दे रहे हैं प्रेडिक्शन के लिए, तो वैल्यूज़ क्या बता रहा है, वो दूर दूर बताएगा, नहीं ओवरफिट के अंदर, टेस्टिंग के अंदर क्या बताएगा, वैल्यूज़ दूर होती है, ठीक है। तो लेट से इमेजिन करें इसी सिनेरियो को ओवरफिट के हिसाब से, तो लेट से हमने जब 1.5 दिया तो इसने बताया 50,000, ठीक है, चलो समझ आता है। लेकिन मैंने इसकी सिर्फ कितना 0.4 मतलब 4 मंथ्स का मैंने इसको डिफरेंस बताया कि अगर 4 मंथ्स ऐसा बंदा जिसके 4 मंथ्स ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो उसकी सैलरी क्या होगी। अब लेट से वो बोल रहा है कि 156 या कुछ भी, मतलब काफ़ी बहुत डिफरेंस लेकर आ रहा है वो वैल्यूज़ के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वेरिएंस ज़्यादा, ठीक है, और बाइसनेस क्या है, कम है, मतलब क्लोज तो नहीं है ना पॉइंट्स, अब इतनी दूर दूर बता रहा है, सही है। तो इसी वजह से इसकी हाई वेरिएंस होती है और लो बाइस्ड होता है, सही है। तो सवाल मैंने उस टाइम पे पूछा था आप लोगों से कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं बाइसनेस को भी ख़त्म कर दूँ और वेरिएंस को भी ख़त्म कर दूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? सोच के बताएं जल्दी से। जी भाई, तो ये सिनेरियो है कि जो लाइन है वो हर पॉइंट से गुजरे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले समझें, हम बाइसनेस का मतलब क्या है, अगर मैं बाइसनेस कम कर रहा हूँ, बाइसनेस कम करने का मतलब क्या है कि पॉइंट्स कहाँ जाएंगे, हाईली बाइस कब बोलते हैं हम मॉडल को, जब मॉडल्स क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, जब उसको हाईली बाइस बोलते हैं। और हाई वेरिएंस कब बोलते हैं, पॉइंट्स बहुत दूर दूर होते हैं, सही है। अब समझें, अगर मैं पॉइंट्स को करीब कर रहा हूँ, करीब करीब लेकर आ रहा हूँ, तो वेरिएंस कम हो रही है, लेकिन बाइसनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो एक के कम होने से दूसरा बढ़ रहा है। अच्छा, अब आपने बोला नहीं कि बाइसनेस को कम करते हैं और वेरिएंस बढ़ाते हैं। अब मैं बाइसनेस कम करूँ मतलब पॉइंट्स कहाँ जाएंगे मेरे, दूर जाएंगे। तो दूर जाने का मतलब क्या, बाइसनेस तो कम होगी लेकिन वेरिएंस क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है। तो बेस्ट फिट मॉडल क्या करता है, इन दोनों के दरमियान एक तवाज़ुन रखता है, एक बैलेंस रखता है कि ना तो बाइसनेस बहुत ज़्यादा हो ना ही वेरिएंस बहुत ज़्यादा हो। एक मतलब इनके दरमियान क्या होता है, एक ट्रेड ऑफ होता है कि एक क्या बोलेंगे, बेस्ट वैल्यू इसके दरमियान रखी जाती है कि इतना बाइसनेस होनी चाहिए और इतना वेरिएंस होना चाहिए जिसके भी आप मेरा मॉडल क्या करेगा, अच्छी वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करके देगा और उसमें एरर के चांसेस कम से कम होंगे, सही है। तो इसको हमने उस टाइम पे डिस्कस कर लिया था, ये एग्जाम्पल दी हुई है, अच्छी है, इसको मैं शेयर करूँगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, सही है। बाकी इसको भी पढ़ा था हमने कि मॉडल सिंपल है तो हाईली बाइस है और अंडर फिटिंग है। मॉडल अगर कॉम्प्लेक्स हो गया तो हाई वेरिएंस आ जाएगी और लेकिन ओवर फिट कहलाएगा, ठीक है। डार्ट बोर्ड की एग्जाम्पल भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे, ठीक है। चलें, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, मेनली रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया। लीनियर रिग्रेशन की फिर हमने उसको लीनियर में सिंपल, मल्टीपल, फिर पॉलिनोमियल फीचर्स पर डिस्कस किया, रिज रिग्रेशन पढ़ी, लासो रिग्रेशन पढ़ी। तो हमने तकरीबन 4 से 5 बहुत सिंपल से मॉडल्स पढ़ लिए जो सिर्फ रिग्रेशन से रिलेटेड थे, सही है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मुझे बताएं कि रिग्रेशन किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, तो क्या बताएंगे आप, रिग्रेशन किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, रिग्रेशन के जो एल्गोरिथम्स है वो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जी, एग्जैक्टली न्यूमेरिक डेटा को, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को या न्यूमेरिकल डेटा की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सही है। देखें, अगर हाउसिंग प्राइस के हिसाब से बात करें डेटा के, तो हमने क्या किया, घर के बहुत सारे फीचर्स बता दिए कि भाई कॉर्नर है, ये है, वो है, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स बताया। और प्रिडिक्शन क्या कर पा रहे थे हम, उसकी प्राइस के बारे में। तो प्राइस तो कुछ भी हो सकती है ना भाई,
छोटी से छोटी नंबर, छोटा से छोटा नंबर भी हो सकता है, बड़े से बड़ा नंबर भी हो सकता है। तो एक वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको आप बोल सकते हैं भाई वो इंटीजर भी हो सकती है मे बी, और वो कुछ फ्लोट भी हो सकती है, लेकिन वो एक वैल्यू है एक्चुअल। सही है। इसके बाद आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है कि हम क्लासेस के बिहाफ पर काम करते हैं, मतलब हम क्लासेस को प्रिडिक्ट करवाते हैं। ठीक है, लेट्स से अभी इस डेटा सेट में हम काम करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा समझते हैं कि एक लोन का डेटा सेट है मेरे पास। ठीक है, लोन का डेटा सेट, इसको इस तरह समझें कि भाई आप एक बैंक मैनेजर हैं, सही, और आपके पास एक कस्टमर आता है। कस्टमर आने के बाद आपको सारी आप उससे डिटेल ले लेते हैं, सही, कि भाई उसकी क्या मंथली इनकम है, कहाँ रहता है, किराए का घर है, अपना घर है, ठीक है, फला फला आपने सारी उससे डिटेल ले ली। अब आपने ये डिसाइड करना है कि उसको लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सही है। अब मुझे सोच के बताएं, आउटपुट कॉलम, आउटपुट कॉलम क्या होगा आपका, लोन क्या अप्रूवल, यस या नो, मतलब मिलना चाहिए उसको लोन या नहीं मिलना चाहिए। तो सोच के बताएं इस सिनेरियो के अंदर जो मेरा कॉलम है, टारगेट कॉलम है, उसमें कितने आउटपुट एक्सपेक्टेड है? 2, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा कोई ऑप्शन वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। सही है। अच्छा, एक सिनेरियो हो गया। इसके अलावा लेट्स से कि हमारे पास किसी डिजीज़ का डेटा सेट आया, किसी भी लेट्स से टीबी का, कैंसर का, किसी भी डिजीज़ का डेटा सेट आया, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स मौजूद हैं। ठीक है, अब उन पैरामीटर्स पे हमने मशीन लर्निंग मॉडल चलाना है और फिर ये देखना है कि भाई उसको डिजीज़ है या नहीं है। ठीक है, हमने उसको मॉडल को ट्रेन किया। तो इस सिनेरियो में भी क्या हमारे पास सिर्फ 2 ही आउटपुट है कि डिजीज़ होगी या नहीं होगी। सही है। तो ये भी क्या आपका एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। सही है। तो पॉइंट समझाना क्या है कि यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं जहाँ पर आपका आउटपुट जो है वो कंटिन्यूस डेटा नहीं होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, बस इसके अलावा कोई और चांसेस नहीं है। ये सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है जी। ईमेल स्पैम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, ईमेल स्पैम हो सकती है, नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। सिमिलरली आपने लेट से अपने मोबाइल के अंदर फेस अनलॉक लगाया हुआ है, सही है, अब आप अपना फेस दिखाते हैं तो क्या होगा, या तो अनलॉक हो जाएगा या तो नहीं होगा, ये 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी आउटपुट्स या जितने भी डेटा सेट्स होते हैं जिसमें आउटपुट के अंदर 2 क्या बोल सकते हैं आउटपुट एक्सपेक्टेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की प्रॉब्लम बोलते हैं। सही है। लेकिन एक बात समझें, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए ना सिर्फ लाजमी नहीं है कि 2 ही आउटपुट हो। आउटपुट को अगर हम इस तरह बोलते हैं ना, आउटपुट फिक्स होंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। आउटपुट क्या होंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, फिक्स होंगे। अब किस तरह फिक्स होंगे, समझे इस बात को। लेट्स से कि हमारे पास ना कुछ डेटा मौजूद है, और डेटा है लेट से किसी बंदे की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। सही है, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में डेटा है। तो अब लेट से हमने उसकी हाइट मालूम करके रखी हुई है, उसका वेट मालूम करके रखा हुआ है, ठीक है, उसका क्या बोले, लेट से बॉडी या चेस्ट साइज़ को हमने मालूम करके रखा हुआ है, और फिर हम क्या करेंगे उसके बिहाफ पे ये रिकमेंड करेंगे कि भाई उसको कौन सी शर्ट या कौन से साइज़ का सूट उसको मिलना चाहिए, स्मॉल, मीडियम, नॉर्मल, लार्ज, इस तरह के हमने कुछ कॉलम्स डिसाइड करके रखे हुए हैं आउटपुट कॉलम के अंदर। सही है। लेकिन अगेन समझे, क्या आपका आउटपुट इस कॉलम के अंदर अनलिमिटेड होगा या लिमिटेड होगा, फिक्स होगा। भाई फिक्स होगा ना, मतलब चले 10 साइज हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, चले मान लिया 100 हो सकते हैं, लेकिन रहेंगे तो वो फिक्स ही ना। ऐसा तो नहीं कि 100 से निकल के फिर कहीं आगे नीचे ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। वैसे वो 100 भी ज़्यादा बोल दिए, मुश्किल से कितने होंगे, 10 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। ठीक है। तो अगेन आउटपुट कॉलम को देखना है। अगर आउटपुट कॉलम के जो वैल्यूज़ हैं अगर वो फिक्स हैं, सही है, जितनी भी हैं, 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं, अगर वो फिक्स हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी किससे रिलेटेड होती है, आपकी ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन से रिलेटेड होती है। सही है। सिमिलरली आपने क्या किया, आपके पास एक डेटा सेट आया, उसमें ना लेट से रेस्टोरेंट का डेटा है, और आपने उसके अंदर कस्टमर की ना कुछ स्पेसिफिकेशन या करेक्टरिस्टिक्स नोट करके रखी हुई हैं। लेट से भाई एक कस्टमर आ रहा है, वो कितने लोगों को साथ ला रहा है, ठीक है, अच्छा वो गाड़ी में आ रहा है या बाइक पे आ रहा है, सही है, अच्छा वो लेट से क्या बोले कि VIP वाली जगह पे जाके बैठ रहे हैं, नॉर्मल जगह पे जाके बैठ रहे हैं, ये आपने इस तरह से कॉलम्स बना के रखे हुए हैं, और इसके भी हाथ पे आप ये प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं
कि भाई उस कस्टमर की क्लास क्या होगी, ठीक है। मतलब क्लासेस में आपने उसको डिफाइन किया हुआ है कि एक नॉर्मल क्लास का कस्टमर है, मतलब नॉर्मल स्पेंडिंग करके जाएगा, एक अपर क्लास का है मतलब बहुत ज़्यादा, और एक उससे भी अपर क्लास का मतलब इलीट क्लास लेट से। तो अगर इलीट क्लास का तो मतलब वो बहुत ज़्यादा जो है चीज़ मतलब स्पेंडिंग करके जाएगा, चीज़ें खरीद के जाएगा, ठीक है, खावा के जाएगा। तो अगेन आउटपुट कॉलम के बिहाफ की आउटपुट कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं आपकी जितनी भी, उसके बिहाफ पे आपने क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई होगी या लीनियर रिग्रेशन अप्लाई होगी। सही है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आगे बढ़ते हैं और देखें जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ना हमारी, ये एक फंक्शन पे काम करती है, उसका नाम है सिग्मॉइड फंक्शन। क्या नाम है उसका? सिग्मॉइड फंक्शन। अगर आपको याद हो हमने इसको नंपाई में पढ़ा था, ठीक है। एक बार दोबारा से देखते हैं सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है। सिग्मॉइड फंक्शन हमें बताता है उसका 1/1 प्लस एक्सपोनेंट नेगेटिव x, ठीक है। ये सिग्मॉइड फंक्शन होता है। ये सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, हमारे डेटा को 0 से 1 के दरमियान मैप कर देता है, ठीक है। 0 से 1 के दरमियान क्या कर देगा, ये हमारे डेटा को मैप कर देगा। किस तरह करेगा कि हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए समझें कि अगर जो मेरा आउटपुट कॉलम है, ठीक है, आउटपुट कॉलम की बात के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो मेरा आउटपुट कॉलम है उसको हम क्या करेंगे, सिग्मॉइड फंक्शन लगाकर उस कॉलम की वैल्यू को 0 से 1 के दरमियान लेकर आना चाहेंगे, ठीक है। और ये हमें बताता है कि ये प्रोबेबिलिटी बताता है। ये क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी बताता है। चलें पहले थोड़ा प्रोबेबिलिटी समझते हैं। क्या होती है प्रोबेबिलिटी? हाँ, द चांसेस ऑफ अकरेंस, ठीक है, कि किसी भी चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं, ये क्या होती है आपकी प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। अब इमेजिन करें कि मैंने कहा भाई ज़रा बाहर जाके बताएं खिड़की से मौसम कैसा है, आपके यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है, ठीक है। अब मैंने कहा अच्छा बताएं कि बारिश होने के चांसेस हैं या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे, मतलब देखिए 3 तरह के आंसर हो सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं है, आपने आसमान देखा बिल्कुल कोई बादल नहीं है, आप बोलेंगे नहीं बारिश होने के चांसेस नहीं है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी उस सिनेरियो के अंदर? 0 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन इमेजिन करें कि आपने देखा आसमान की तरफ और देखा कि भाई बहुत मतलब ज़्यादा बादल आए हैं काले, ठीक है। और क्या उस पर आप गैस कर सकते हैं कि भाई चांसेस क्या हैं? बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर चांसेस आपकी बारिश होने के ज़्यादा हैं तो क्या होगी आपकी वैल्यू? 0 से 1 के दरमियान होगी। लेकिन इमेजिन करके बताएं किस जगह होगी? 0 से 0.5 के दरमियान होना उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा या 0.5 से 1 के दरमियान? अगर चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसा होता है ना कि बिल्कुल काले बादल आए हुए होते हैं, हमें पता चल जाता है कि यार अब जो बादल आए ना मतलब ये बरसा के जाएंगे। कराची के अंदर से थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है, हम इस तरह बता नहीं सकते क्योंकि वो आके जो है ना धोखा दे के चले जाते हैं। लेकिन अगर चांसेस ज़्यादा हुए किसी इवेंट के अगर होने के, तो प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी? 1 के करीब करीब लाई कर रही होगी। समझ रहे बात को? तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लेट से आपने बोला कि भाई लेट से 0.71 प्रोबेबिलिटी आपने बताई। प्रॉपर इसकी कैलकुलेशन होती है, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन हमें यहाँ से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ही देखने को मिल रही होगी, सही है। तो 0.71 आपने बताया, तो इसका मतलब क्या है कि यार चांसेस ज़्यादा हैं बारिश होने के और ना होने के कम है। चूँकि अगर मैं 0.71 से 1 तक पहुँचूँ, अगर मैं 0.71 के आगे से चलूँ और 1 तक पहुँचूँ तो कितनी नंबर है? 0.29 है, ठीक है। रिमेनिंग 0.29 है, मतलब अब इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? ये ना होने के चांसेस के बारे में पता चल रहा है, और होने के चांसेस कितने? 0.71। अच्छा, अगेन ये सिर्फ चांसेस हैं, पत्थर पे लगी नहीं कि बस है तो है। अगर 1 होता तो फिर बोलते हाँ भाई अब पक्का है कि बारिश हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी के सिनेरियोज होते हैं जिनकी मदद से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को जिस पर्पस के लिए अप्लाई किया वो पर्पस मेरा फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। समझ रहे बात को? ठीक है, तो जरा एक काम करते हैं, जरा जल्दी से एक सिग्मॉइड फंक्शन को अप्लाई करके देखते हैं पहले। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट numpy एज np। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, सिग्मॉइड नाम दे देता हूँ इसको, और मैं इसमें एक इनपुट भेजूँगा और रिटर्न करवा दूँगा किसको? 1/,
1 प्लस np.exp और माइनस x, ये इसका फॉर्मूला होता है। सही है, इसको पहले एक और ब्रैकेट में बंद कर दें ताकि ये डिवीजन शो कर देगा। सही है, तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, ये वही फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्सपोनेंट नेगेटिव x। सही है, तो नीचे वाली चीज़ आपके पास वैसे ही लिखी है जो मैंने लिख के दिखाई थी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ना कुछ वैल्यूज़ स्टोर कर लेता हूँ एक लिस्ट के अंदर। लेट्स से -10 है, -5 है, 0 है, 5 है और 10 है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं बारी बारी नंबर्स को इस सिग्मॉइड फंक्शन के पास भेजता हूँ। मैं बोलता हूँ for num in nums, और यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा सिग्मॉइड, और यहाँ पे नम को भेज दूँगा। समझ रहे बात को? मैंने यहाँ पे x रखा था एक पैरामीटर। क्यों रखा था? क्योंकि समझे, मैंने क्या किया, नम्स के अंदर से बारी बारी नंबर्स उठाए। नम के अंदर पहले नंबर कौन आएगा, -10, वो नम में आके स्टोर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, सिग्मॉइड फंक्शन को ज़रा कॉल करो और इस -10 को कहाँ भेज दो, सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर भेज दो। तो यहाँ पर तो नम है, लेकिन सिग्मॉइड फंक्शन के अंदर जब जाएगा तो कौन इसको कैच करेगा, x कैच करेगा, x इसको गेट करेगा। ठीक है, और फिर जहाँ जहाँ मैंने x लिखा है वहाँ पे तक वो नंबर पहुँच जाएगा। सही है, और फिर प्रॉपर कैलकुलेशन परफॉर्म होगी ऑटोमेटिकली, और जो आंसर होगा मुझे वो बाहर मिल जाएगा देखने को। सही है, तो एक मतलब एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा भाई, प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने प्रिंट का यूज़ नहीं किया हुआ, याद है ना। अगर रिटर्न यूज़ करते फिर हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंट का यूज़ अलग से करना पड़ता है। तो मैं प्रिंट लगा देता हूँ। सही है, तो हमें यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज देखने को मिल रही हैं। अगर मैं एक और काम करूँ, कॉलन लगा के बोलता हूँ कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले आऊँ। अच्छा, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, एक मिनट में। सही है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास वैल्यूज देखने को मिल रही हैं। ये बस क्या किया मैंने, तो जो पूरा आंसर आया ना उसको मैंने 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिमिट कर दिया कि भाई 4 डेसिमल प्लेसेस दिखाओ, उससे आगे नहीं दिखाना मुझे। ठीक है, तो देख रहे हैं पहले क्या आ रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ना होने के बराबर है। सही है, अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ गई प्रोबेबिलिटी, यहाँ और बढ़ी, करते करते कहाँ तक पहुँच गई, 1 तक पहुँच गई। सही है, तो खैर पॉइंट क्या समझाना था मुझे, याद रखें सिग्मॉइड फंक्शन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने अपने बहुत बड़े से बड़ा आंसर हो या बहुत छोटे से छोटा आंसर हो, उसको मुझे 0 से 1 के दरमियान लेकर आना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन का यूज़ करते हैं। और सिग्मॉइड फंक्शन हमेशा क्या बताता है, हमें प्रोबेबिलिटी बताता है। क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी। और कोई बोले प्रोबेबिलिटी क्या होती है तो आप क्या बताएंगे जी भाई, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चांसेस ऑफ अकरेंस, कि किसी भी इवेंट के अकर होने के कितने चांसेस हैं। सही है, अब जैसे अहमद आज कैसे जाओगे आप बताओ, बाइक पे जाने के चांसेस हैं आपके, नहीं है ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है आज, 1। भाई चांसेस है ही नहीं ना जाने के, 100% हमें पता है कि अहमद आज बाइक पे नहीं जा सकता, तो हम 100% श्योर है ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अच्छा देखें जरा इसको, मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, इसका कर्व हम देखना चाह रहे हैं सिग्मॉइड फंक्शन का। तो होता क्या है, मैंने जस्ट यहाँ पे एक -10 से लेकर 10 तक के नंबर जनरेट किए। कितने नंबर्स हैं, 200 है। और आपको पता है लिन स्पेस एक लीनियर स्पेस हमें प्रोवाइड करता है, मतलब जितने भी नंबर्स होंगे वो इक्वली डिस्टेंट होंगे फ्रॉम ईच अदर। सही है, तो ये हमें x के अंदर नंबर्स मिला, मैंने क्या किया, x को पास किया, सिग्मॉइड फंक्शन ने क्या किया, उन तमाम x की वैल्यूज़ को कन्वर्ट किया और मेरे पास किस में स्टोर करा दिया, y के अंदर। अब ज़रा देखें कर्व, आपका कर्व आपके पास एक S टाइप कर्व है सबसे पहले तो। सही है, अब समझे इस बात को कि अभी हमने मतलब एक रैंडम डेटा पे कर्व बनाया है, तो हम क्या करते हैं, हम जो है ना वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। हम जो भी हमारा लॉन्ग का डेटा होगा ना, भी हम देखते हैं, तो या तो हमारी 2 वैल्यूज़ होंगी, 0 या 1, ऐसा ही है।
तो हम क्या करेंगे, दोनों में से जो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि 0 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या 1 की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब डेटा के बिहाफ हम ये चेक करेंगे कि भाई डेटा के अंदर जो आउटपुट है उसमें हमें 0 में देखने को मिलना चाहिए या 1। प्रिडिक्शन करते हुए हम यही करेंगे ना भाई, एक न्यू कस्टमर का डेटा दिया और हम उससे बोल रहे हैं मॉडल को बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मॉडल क्या बताएगा, हमें कोई एक नंबर बता देगा, सही है, प्रोबेबिलिटी का 0 से 1 के दरमियान का। तो अब हम ये डिसाइड करेंगे कि वो जो उसने नंबर प्रोवाइड किया है वो 0 के लिए है या 1 के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं इसको अभी शो करूँगा, मैं उस टाइम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस फिलहाल के लिए समझें कि भाई लॉन क्लासिफिकेशन के अंदर या तो आपका आउटपुट एक 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, मशीन लर्निंग मॉडल से प्रिडिक्ट करवाएंगे कि भाई बताओ 0 वाले के चांसेस कितने हैं, मतलब ना देने के कितने चांसेस हैं। लेट समझे बोलते हैं 0.19 के अगर आप मतलब कस्टमर को लोन नहीं देना, इसके चांसेस कितने 0.19, लेकिन देने के चांसेस कितने, लेट से कितना हो जाएगा 0.81 हो जाएगा आई थिंक, सही है। तो कहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है मुझे, 1 के सिनेरियो के अंदर। ये हमें 2 नंबर देगा, ये क्या करेगा, हमें हर इवेंट के 2 नंबर देगा, समझ रहे बात को। तो लेट से एक बंदा है, उसका नाम लेट से ए है, उसकी हाइट है फॉर एग्जाम्पल 5 और लेट से उसका घर अपना है, ठीक है। इस तरह करके हमने डिफरेंट डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। लेकिन आउटपुट कॉलम में मुझे पता चलता है कि जब वो बैंक गया तो बैंक में क्या हो गई, उसको रिजेक्शन हो गई, उसको लोन नहीं मिला, समझ रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, हमारा मशीन लर्निंग मॉडल इस 0 के लिए ही 2 वैल्यूज बताएगा, सही है। एक्चुअल डेटा क्या है, 0 का है। तो अभी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा दिखाएगा, 0 की दिखाएगा ज़्यादा, और 1 की प्रोबेबिलिटी होगी लेकिन कम होगी वो, सही है। तो इसका अपोजिट सिनेरियो बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन लेट से दूसरा कस्टमर आ गया बी, ठीक है, उसकी डिफरेंट डिटेल्स हमने यहाँ पे नोट करी, और जब उससे मालूम किया आउटपुट बताओ तो मुझे आउटपुट बोलता है 1, सही है। मतलब डेटा के अंदर डेटा इस तरह से मौजूद है। जब वो कस्टमर गया ना पूरी डिटेल लेके अपने पास, बैंक अपनी सारी डिटेल बैंक के पास लेके गया, तो बैंक ने उसका लोन अप्रूव कर दिया, सही है। टेस्टिंग डेटा की बात करिए, टेस्टिंग डेटा में हम जिस तरह से सेपरेट करके रखते हैं, तो बैंक ने उसका लोन अप्रूव कर दिया, तो यहाँ पर 1 देखने को मिल रहा है, सही है। तो मॉडल को टेक्निकली क्या दिखाना चाहिए कि भाई ये जो 1 है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5 से अबव दिखाएगा, 0.5 से अबव दिखाएगा। वो कुछ भी हो सकती है, 0.61, 0.62, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर वो 0.5 की वैल्यू से अबव है वो वैल्यू प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ भाई इसका लोन जो है वो अप्रूव हो गया। और जो एक सेकंड नंबर दिखाएगा वो किसके लिए होगा, फिर 0 के लिए होगा, ठीक है। और वो 0.5 की वैल्यू से कम हमें देखने को मिल रहा होगा। मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ किस तरह बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। और ये आपका एस टाइप जो है ना, कल इसीलिए इस्तेमाल होता है कि आपका जो एक थ्रेशोल्ड है ना, डिसीजन थ्रेशोल्ड कहलाता है ये, डिसीजन थ्रेशोल्ड, वो कितनी वैल्यू होती है, 0.5 होती है, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि भाई लोन की वैल्यू 1 है, लोन की वैल्यू 1, मतलब स्टेटस क्या उसका 1 का, मतलब ट्रू है तो उसको लोन मिल जाएगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 0.5 से अबव हो जाए, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, हाँ उसको पक्का लोन मिलेगा, ठीक है। मॉडल प्रेडिक्ट करके बता रहा है। एक कस्टमर आता है न्यू मेरे पास, बैंक के पास, और वो अपनी डिटेल बताता है, सही है। तो मशीन लर्निंग तो क्या किया हुआ, अपने कुछ डेटा के बिहाफ पे अपनी लर्निंग कंप्लीट की हुई है, ठीक है। तो उसको जब मैंने न्यू डेटा दिया, वो क्या करेगा, डिसाइड करके बताएगा कि उसको लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मिलना चाहिए तो क्या करेगा, मुझे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बताएगा 1 वाले सिनेरियो की, और 0 वाले सिनेरियो की क्या होगी उस टाइम पे, कम होगी। और अगर नहीं मिलना चाहिए तो 0 वाले सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, 1 वाले की कम होगी, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से काम करता है ये। ज़रा जल्दी से हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लोन CSV को यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, इसको ज़रा हम इंपोर्ट करते हैं, रीड करके इस पर काम स्टार्ट करते हैं। चलें, क्या लिखना होगा मुझे, pd.read_CSV loan.csv, और इसको लोन में ही हम सेव कर देते हैं, लोन इक्वल्स टू करके, इसमें डेटा आ गया, ठीक है। अच्छा डेटा थोड़ा सही नहीं है तो हमें डेटा के साथ थोड़ा काम करना पड़ेगा। आपको दिखाता हूँ पहले loan.info करके, तो इसमें देखें 614 रोज हैं टोटल, ठीक है। लेकिन जेंडर के अंदर कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं,
मेरिट के अंदर भी कुछ वैल्यूज मिसिंग है एंड सो ऑन, डेटा काफ़ी हमारा इसके अंदर मिसिंग है। तो हम एक काम कर लेते हैं ज़रा जल्दी से, हम इन डेटा पॉइंट्स को ना फिल कर लेते हैं, डेटा पॉइंट्स को फिल कर लेते हैं। फिल करना सीखा था ना, फिलहाल हम ड्रॉप की तरफ नहीं जाकर हम फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो फिल करने की डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी हमने, एक तो होता है एफ फिल, एक बी फिल होता है, फॉरवर्ड फिल, बैकवर्ड फिल, उसके अलावा मीन मीडियन से हम फिल कर रहे होते हैं, किसी फिक्स वैल्यू से फिल कर सकते हैं, टेक्सचर डेटा तो मोड से बिल्कुल, और सिंपल अगर रखो तो हम मोड से कर सकते हैं, ठीक है। कोई टेक्सचुअल डेटा हो तो हम मोड्स का यूज़ कर लेते हैं। तो फिलहाल के लिए हम सबको ही मोड से फिल कर देते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी से हम आगे बढ़ जाएं। तो क्या करना होगा मुझे भाई, किस तरह लिखूंगा मैं कमांड को, किस तरह लिखूंगा मैं क्यूरी को। सबसे पहले मैं लॉन के अंदर से किसको निकालूंगा, जेंडर को, सही है, ये जेंडर की वैल्यूज आ गई, ठीक है। और अगर आपने इस पर इंडिविजुअल चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक साथ ज़्यादा की तो निकाल सकते नल डॉट सम क्या कर सकते हैं, हैं, एक साथ ज़्यादा की तो निकाल सकते हैं कॉलम्स। हाँ, लेकिन हम असल में फिल करने जा रहे हैं तो हम बारी बारी जिस कॉलम को टारगेट करके निकालेंगे उसी की वैल्यू को उसी में फिल करेंगे, ठीक है। एक साथ ज़्यादा निकाल के ना हम उसमें फिलिंग वाला प्रोसेस नहीं करा सकते, सही। तो खैर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट फिल एन ए, ऐसे ही होता है ना भाई, कॉलम पर चलता है मेरा फिल एन ए, तो ये कॉलम का नाम आ गया और फिर मैंने क्या फिल करो नॉट अवेलेबल वैल्यूज़ को, किसके साथ, किसके साथ, क्या मैं इसी चीज़ को दोबारा से कॉपी करूँ और मैं अंदर आके इसको लिखूँ और डॉट मोड लगा दूँ मैं इसके लिए। अच्छा, मोड लगाना भी काफ़ी नहीं होगा क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए मोड मुझे क्या करेगा, इस तरह से दो वैल्यूज़ देगा, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ पे सॉरी एक वैल्यू देखने को मिली तो मैं इसको अलग से बताऊँगा कि क्या करो, ज़ीरो वाली मोड की वैल्यू उठाओ और फिर मुझे दिखा दो, सही है। तो अब प्रॉपर मेरा मेल आ गया है, ठीक है। तो मतलब इस पूरी चीज़ को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, सही है। अच्छा, एक लास्ट चीज़ है, जल्दी से बताएं क्या होगी वो, इन प्लेस ट्रू करना पड़ेगा क्योंकि हमें परमानेंटली इसको मॉडिफाई करना है, ठीक। असाइन भी क्या था? असाइन कर दें मर्जी है, ठीक है, जो भी फिजिबल हो, इन प्लेस ट्रू। अच्छा, अब ये एक कॉलम के लिए तो हमारा काम हो गया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं जल्दी से बाकी कॉलम्स के लिए, ठीक है। चलें, सेकंड कॉलम का नाम क्या था, मेरिट, और इसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, यहाँ भी क्या आ जाएगा, मेरिट, सही हो, बस इतना चेंज करना पड़ेगा हमें। फिर कौन सा उसके बाद, डिपेंडेंट्स, चैट जीपीटी से लिखा है। चैट जीपीटी से लिखवा, टाइम वेस्ट है वैसे, बारी बारी करना पड़ेगा सारा। एजुकेशन, एजुकेशन के बाद सेल्फ एम्प्लॉयड, एजुकेशन कंप्लीट था वैसे, उसको फिल नहीं करना चाहिए। एजुकेशन कंप्लीट है, हाँ सॉरी एजुकेशन कंप्लीट है, सॉरी सेल्फ एम्प्लॉयड आएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद कौन सा है, एप्लीकेट इनकम, और ये भी फुल है, लोन अमाउंट। अच्छा, प्रॉपर से करिएगा आप लोग जाके ना, मीन मीडियन मोड वगैरह देखते हुए इसको यूज़ कर लीजिएगा। लोन अमाउंट हो गई, फिर लोन अमाउंट टर्म, लोन अमाउंट टर्म, और फिर क्रेडिट हिस्ट्री, और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी एरिया, ये फुल है, और लोन स्टेटस भी आपका फुल मौजूद है, ठीक है। खैर इसको मैं हटा देता हूँ और ये कंप्लीटली फिल हो गया डेटा। एक मरतबा दोबारा से करके देख लेते हैं। अच्छा, वो इन प्लेस का ही तो दिखा रहा है ट्रिगर कि इन प्लेस जो वो ख़त्म कर दिया जाएगा, जो इतनी सारी दिखा रहा है बार बार इन प्लेस के बारे में बता रही है।
आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं लॉन के अंदर से कि डेटा भी सीधा हुआ या नहीं हुआ, सारी फुल वैल्यूज आ गई है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या करेंगे, आप जरा जल्दी से देखें लोन आईडी, क्या इससे मेरे आउटपुट कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, इसको ड्रॉप कर देंगे। सही है ना भाई, लॉन का आईडी से क्या रिलेशन, कोई बंदा जल्दी आए, बाद में आए, देर में आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लॉन आईडी हम ड्रॉप कर देते हैं। क्या लिखना पड़ेगा, लॉन डॉट ड्रॉप और फिर लॉन अंडरस्कोर आईडी। अच्छा एक्सिस देना पड़ेगा, सॉरी एक्सिस में क्या होगा, एक्सिस इक्वल्स टू 1 और ये ड्रॉप कर देगा। सही, हम इसको इन प्लेस है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर इन प्लेस ट्रू कर देते हैं। तो अब ये लॉन डेटा अब हमारे पास क्या हो चुका है, प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है। सही, अच्छा अब समझते हैं ज़रा, देखिए मैं लॉन को लिखूँ लॉन डॉट हेड, तो ज़रा देखें कौन कौन से कैटेगोरिकल कॉलम है, जेंडर, मैरिड, डिपेंडेंट्स, ये भी कैटेगोरिकल कॉलम है ना, 0 और 1। ठीक है, एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड, यस या नो, और कौन सा क्रेडिट हिस्ट्री बना रहा है, और प्रॉपर्टी एरिया। आपके पास ये सारे के सारे क्या हैं, हाँ अच्छा लोन स्टेटस भी तो है, सॉरी। ठीक है, सब के सब क्या है, कैटेगोरिकल कॉलम है। ज़रा जल्दी से बताएं कौन सी इस पे कौन सा एल्गोरिथम लगाना चाहिए कैटेगोरिकल से न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। सर कौन वाला आपने जो पढ़ा है, क्या नाम था? नाम बताएं। सर जी भाई, हाँ भाई मुश्तबा, क्या बता रहे जीपीटी? सर ये भाई देखें दो इनकोडिंग्स पढ़ी थी हमने, लेबल इनकोडिंग होती है और वन वर्ड इनकोडिंग होती है। तो यहाँ पे कौन सी यूज़ करनी चाहिए, वन वर्ड इनकोडिंग। क्यों? सर क्योंकि वो कैटेगरी को न्यूमेरिकल वैल्यू लेवल भी यही करता है, लेबल इनकोडर भी यही करता है। अगर आप बोल रहे वन वर्ड इनकोडिंग यूज़ करो तो क्यों करो? हाँ भाई जल्दी से बताएं जी। लेबल इनकोडिंग, हाँ एग्जैक्टली ये वाली बात है। ठीक है, कि अगर डेटा के अंदर कोई ऑर्डर मौजूद हुआ ना, स्मॉल फिर लार्ज, इस तरह का कोई अगर ऑर्डर मौजूद हुआ तो लेबल इनकोडिंग की तरफ जाते हैं। सही है, अब देखें बात को समझें, जो लेबल इनकोडिंग है ना वो क्या करेगी, लेट से यहाँ पर हमें कहीं पे 3 वैल्यूज़ देखने को मिल जाती हैं, किसी कॉलम में लेट से 3 वैल्यूज़ देखने को मिल जाती हैं। लेट से कौन सा कॉलम हो सकता है, यहाँ पे कोई दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है प्रॉपर्टी एरिया की बात कर लेते हैं, मे बी अर्बन, रूरल और कोई दूसरा एरिया आ गया, विलेज कुछ इस तरह करके। तो क्या करेगा, 0 1 2 दे देगा, नंबर्स सिर्फ 0 1 नहीं देता है, 0 1 2 दे देगा। ठीक है, और क्या होगा, जब मॉडल के पास डेटा ज़्यादा होगा ना तो हाँ, अब वो 2 वाली को जो नंबर होगा ना उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे रहा होगा, वो समझेगा यार ये जो 2 इसको नंबर दिया हुआ है ना, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा है। लेट से विलेज वाले को 2 नंबर मिला हुआ है, तो क्या करेगा, जहाँ जहाँ 2 विलेज पे देखने को मिल रहा होगा ना उसको तो खैर अब विलेज का पता ही नहीं है, लेकिन जब उसको 2 देखने को मिल रहा होगा तो समझेगा इस 2 की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है मेरे आउटपुट पर। सही है, तो थोड़ा सा बाइस हो जाएगा वो, मतलब वो इसको बिला वजह फोकस करना स्टार्ट कर देगा, हालांकि उसका कोई रोल नहीं था। ठीक है, तो हाँ हम लेवल एनकोडिंग उस जगह कर सकते थे जहाँ पर हमारे पास कोई ऑर्डर एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन वर्ड एनकोडिंग का यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक, मैंने यहाँ पर ऊपर बल्कि नहीं किया हुआ, इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मुझे, फ्रॉम sklearn डॉट क्या होता है, वन वर्ड एनकोडर, प्री प्रोसेसिंग से आता है आई थिंक, इंपोर्ट वन वर्ड एनकोडर। सही है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है हमें, OHE इक्वल्स टू वन वर्ड एनकोडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सही है, और यहाँ पर हम 2-3 चीज़ें आर्ग्यूमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको याद हो। एक तो हमने यूज़ किया था स्पार्स आउटपुट, याद है ना, स्पार्स आउटपुट क्या करता था, फॉल्स, और एक होता था ड्रॉप का आर्ग्यूमेंट। ड्रॉप क्या करेगा,
फर्स्ट मैं इसको बोल देता हूँ, ये पता है ना क्या है ड्रॉप वाला काम, ड्रॉप वाली कमांड। कॉलम को ड्रॉप कर देता है क्योंकि उसका अपोजिट ट्रू ही है। बिल्कुल, देखें होगा क्या, जब मैं इसको वन हॉट इंपोर्टिंग में कन्वर्ट करूंगा ना, वन हॉट इंपोर्टेंट का अप्लाई करूंगा, तो जेंडर है ना, जेंडर मेल का कॉलम बनेगा, जेंडर फीमेल का कॉलम बनेगा। सही है, ये याद है ना, जेंडर मेल और जेंडर फीमेल का। तो इसको क्या बोलते हैं कि बार बार डेटा को रिडंडेंट नहीं करो, पहले वाले कॉलम को ड्रॉप कर दो। सही है, तो सिर्फ हमें जेंडर मेल या सिर्फ फीमेल देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, मैं इसको डिफरेंस अभी आपको बता देता हूँ किस तरीके से काम करेगा ये। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तमाम कॉलम्स को निकालना पड़ेगा। जो कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं ना उनको निकालना पड़ेगा। अब दो तरीके हैं, या तो यहीं से डेटा को निकालें, वरना हम एक दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या नाम दिया था मैंने, लॉन डॉट कॉलम्स का नाम लिखता हूँ मैं। ये सारे कॉलम्स के नाम मिल गए, मैंने कॉपी किया इनको, और यहाँ से सिर्फ क्या करता हूँ मैं, जो कॉलम्स है मेरे कैटेगोरिकल उनको उठा लेता हूँ। एजुकेशन में क्या था, ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट, ये रहेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड में है, एप्लीकेंट इनकम से हटेगा, एप्लीकेंट इनकम को मैं हटाता हूँ जी। अच्छा, क्या मतलब मेथड होता है वो? अच्छा, डॉट डॉट सेलेक्ट डी टाइप, अच्छा ये आ रहा है। ह्यू, अच्छा इंक्लूड इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई, जिससे तो और आसान हो गया काम। सही है, तो ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू। सही है भाई, तो ये मैंने बता दिया ना, सिलेक्टेड टाइप करके हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैटेगोरिकल कॉलम्स निकाल सकते हैं। सही है, और आई थिंक अगर मैं न्यूमेरिकल कॉलम्स निकालना चाहूँ, ट्राई करके देखते हैं ये काम करता है नहीं करता। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉन्ग डॉट सेलेक्ट डेटा टाइप्स, और यहाँ क्या पास करें, एक मिनट इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में क्या बता रहा है। इंक्लूड एक्सक्लूड, अच्छा पैरामीटर्स हमारे पास हैं, इंक्लूड एक्सक्लूड स्केलर लाइक रिटर्न डेटा फ्रेम, इंक्लूड एक्सक्लूड डेटा टाइप्स, इफ बोथ इंक्लूड एंड एक्सक्लूड आर एम्प्टी, इफ एनी हैंड सी ऑल्सो टू सेलेक्ट ऑल न्यूमेरिक टाइप्स यूज np डॉट नंबर। सही, तो हमें np डॉट नंबर का यूज़ करना पड़ेगा हमें तमाम न्यूमेरिकल कॉलम्स को सेलेक्ट करने के लिए, या सिर्फ नंबर भी लिख सकते हैं इस तरीके से। सही, खैर लिखते हैं यहाँ पे ज़रा इंक्लूड, और ट्राई करके देखते हैं ये न्यूमेरिकल कॉलम्स आ गए। सही, और वैल्यूज देखते हैं एक नज़र। सही है, वैल्यू ठीक है, लोन अमाउंट टर्म सही है, और क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में ज़रा देख लेते हैं कि सही है या नॉट यूनिक। तो 1 और 0 आ रहा है क्रेडिट हिस्ट्री। जिसने पे किया उनमें क्रेडिट है या तो कैश। क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट का मतलब क्या है? क्रेडिट पैसे कार्ड से पेमेंट किए होंगे या तो चेंज किए होंगे। अच्छा, ये उस सेंस में यूज हो रहा है। एक मिनट, borrower's past debt payment performance. It indicates whether the applicant has a satisfactory track record or paying back debts. यानी उसका अच्छा Indicates a satisfactory credit history, और 0 में क्या बता रहा है वो, मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री उसका रिजल्ट रहा।
सही है। तो किस में डालना चाहिए इसको? जब हम इसकी डी टाइप से उठा रहे तो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली उसको न्यूमेरिकल कॉलम्स में लेकर आ रहा है। सही है, हालांकि इसको किस में लाना चाहिए था, मेरे नेशनल कैटेगरी में लेके जाना चाहिए था इसको। सही है, तो मे बी के सिलेक्टेड टाइप इसी वजह से रियरली यूज़ होता हो। सही है, क्योंकि मैंने जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था उस पर इतना कोई जिक्र नहीं था। खैर फिलहाल के लिए क्या करते हैं, इसको न्यूमेरिकल कॉलम मान के ही आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा हमने कोड ज़्यादा लिखना है। मैं यहाँ लिखता हूँ नम कॉल्स न्यूमेरिकल कॉलम्स, और हमने अब 2 कॉलम्स बना लिए। ठीक है, 2 डेटा फ्रेम्स बना लिए, बेसिकली कॉलम्स में ना 2 डेटा फ्रेम्स बना लिए। अब क्या करूँगा मैं इस कैटेगोरिकल कॉलम्स वाले को वन हॉट इंपोर्ट करूँगा। सही है, तो क्या लिखना होगा मुझे, OHE डॉट फिट ट्रांसफॉर्म होता है, याद है ना। फिट ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि वो हमारे हर कॉलम में जाएगा, उनको इनकोड करेगा। सही है, और हाथ क्या परमानेंट चेंज भी कर देगा फिट ट्रांसफॉर्म के अंदर। फिट में सिर्फ क्या होता है, डेटा के अंदर जाके पैटर्न्स को लर्न करो, बस ये होता है। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, डेटा के अंदर जाके पैटर्न्स को लर्न करो और साथ साथ उनको ट्रांसफॉर्म भी कर दो। सही है ना, किस तरह ट्रांसफॉर्म करो। अब जैसे जेंडर का कॉलम है, जेंडर में कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, मेल और फीमेल। तो एक जेंडर का मेल के साथ कॉलम बनाएगा, एक जेंडर का फीमेल का कॉलम बनाएगा। सही है, अब लेट से उस जेंडर के अंदर, मतलब जेंडर वाले रो के अंदर मेल है, क्या लिखा हुआ है, मेल लिखा हुआ है, तो क्या करेगा, इधर 1 कर देगा, इधर क्या कर देगा, ये 0 बना देगा। और जहाँ पे फीमेल मिलेगा उधर क्या करेगा, इसको 1 और इसको 0 बना देगा। इस तरीके से करके ये काम करेगा। सही है, तो मैं जो रिपीटेड इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा था ना, इसको भी दोबारा समझ लें कि ये इस तरह से ना रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है। अब मुझे आपको पता है कि अगर मैं जेंडर कॉलम को वन हॉट इंकोड करता हूँ या उसकी इंकोडिंग कर देता हूँ, और कहीं पर आपको जेंडर के अंदर 1 लिखा हुआ मिल रहा है, मतलब जेंडर के अंदर मेल का कॉलम आया, लेट से मेल का कॉलम सिर्फ देखने को मिल रहा है, जेंडर मेल का, उसमें 1 मिल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, जेंडर क्या है उसका, मेल। फीमेल की जरूरत तो नहीं पड़ी ना, ये ज़रूरी है कि फीमेल भी 0 हो तो पता चलेगा, नहीं ना। सिर्फ जेंडर मेल के अंदर 1 आ जाए, समझ जाएंगे हाँ भी मेल है। अगर जेंडर मेल के कॉलम में 0 देखने को मिल रहा है तो अल्टीमेटली क्या मतलब है कि जेंडर उसका फीमेल वाला 1 होगा। सही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉप करवा दिया था, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, ड्रॉप इक्वल्स टू फर्स्ट करके। तो यहाँ पे यही वजह थी कि क्या करो, हर कॉलम की जो कैटेगरी बना रहे हो ना कॉलम के हिसाब से, उसमें से फर्स्ट को ड्रॉप करवा दो। ठीक है, खैर फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे और इस पर क्या डेटा पास करेंगे, कैटेगोरिकल कॉल्स पास करते हैं। और इसने क्या किया, हमारे लिए इस तरीके से एरे बनाकर दे दी है। ठीक है भाई, मैं इसको इस डेटा को हम कहीं पे सेव कर लेते हैं। 1 मिनट देना मुझे, अगर मैं लिखता हूँ OHE डॉट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनकोडेड डेटा। ठीक है, इनकोडेड डेटा का नाम दे दिया इसको, और अब मेरा डेटा किस में सेव हो चुका है, इनकोडेड डेटा के अंदर। लेकिन करना क्या मैंने, अगर आप लोग देखें इनकोडेड डेटा जो है ना वो एरे बन के आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है, एरे। और मैं एरे जो है मशीन लर्निंग मॉडल को नहीं दे सकता, डेटा फ्रेम देना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है डेटा फ्रेम के अंदर। क्या लिखूंगा, PD डॉट डेटा फ्रेम, और उसके बाद डेटा इक्वल्स टू करके क्या लिखूंगा, इनकोडेड डेटा। हुज़ैफा दरवाजा बंद कर दो यार, बहुत शोर आ रहा है। इनकोडेड डेटा, सही है। और कॉलम्स में क्या बताऊंगा, कॉलम्स इक्वल्स टू OHE डॉट गेट फीचर नेम्स आउट। सही है, समझे जरा। जब मैंने इनकोडिंग करवाई थी ना, तो इनकोडिंग के बाद OHE मैंने एग्जीक्यूट किया था। सही है ना, ये OHE का ऑब्जेक्ट बना के मैंने इसका इस्तेमाल किया था। तो OHE क्या कर सका हुआ, OHE ने वन हॉट इंकोडर के ऑब्जेक्ट ने हमारे कॉलम के नेम्स को याद कर लिया था। तो अगर मैं इसको ये कमांड चला के बोलूँ कि क्या करो, OHE डॉट गेट फीचर नेम्स आउट, और मैं इसको कॉल करूँ तो मुझे क्या करेगा, ये सारे मेरे कॉलम के नेम्स बता देगा। समझ रहे बात को, उसने जितने कॉलम्स बनाए मेरे डेटा के बिहाफ पे, उन सबके उसने नेम्स मुझे यहाँ पे बता दिए। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि कॉलम्स बना के लाओ। कहाँ से उठाओ कॉलम्स को, इस OHE के अंदर से जाके जो कॉलम के नेम्स इसने बताए हैं वहाँ से कॉलम को उठा लें।
तो ज़रा देखें अब क्या हुआ मेरा, इस तरीके से एक पूरा ये इनकोडेड डेटा तैयार हो गया है। सही है। अब ज़रा यहाँ देखें एक नज़र, जेंडर मेल का ना, जेंडर मेल आ रहा है, जेंडर फीमेल नहीं आ रहा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने ऊपर ड्रॉप चलाया हुआ, ये रहा, कहाँ है, ये रहा। अगर मैं ड्रॉप को हटा दूंगा तो फिर क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब ट्रांसफॉर्म का मतलब तो ये होता है कि हाथ के हाथ में इसको 1 और 0 में कन्वर्ट कर दो, इनकोडिंग कर दो। वरना आपको अगर आप सिर्फ यहाँ पे फिट चलाते ना, काम है, अगर सिर्फ आपने फिट चलाया होगा तो आपको नीचे वाली लाइन में ट्रांसफॉर्म दोबारा से चलाना पड़ता। क्योंकि फिट क्या करेगा, जाके मॉडल के पैटर्न को तलाश करेगा, डेटा के पैटर्न को तलाश करेगा और फिर उसको साथ ही साथ परमानेंटली चेंज भी कर देगा। सही है। तो इसने ये वाला काम किया। खैर, अब मेरे पास ये डेटा क्या हो चुका है, एक डेटा फ्रेम में आ चुका है। तो इसको मैं लेट से सेव करता हूँ। किस नाम से सेव करूँ? हाँ भाई, किस नाम से इसको DF बोल लूँ? सही है, DF का नाम दे दिया। अच्छा, उसके अलावा अब ज़रा सोचें, DF में तो मेरा सिर्फ कौन सा डेटा आ रहा है, इनकोडेड डेटा आ रहा है। मैंने न्यूमेरिकल डेटा को अलग कर दिया था, याद है ना? क्या नाम रखा था उसको मैंने, नम कॉल्स करके उसको मैंने नाम रख दिया था। तो नम कॉल्स के अंदर मेरा एक्चुअल न्यूमेरिकल डेटा मौजूद है। तो मतलब क्या है कि मुझे DF वाले डेटा को और नम कॉल्स वाले डेटा को क्या करना है, कॉन्केट करना है, अपेंड करना है, कॉन्केट करना है। ठीक है, कॉन्केट ज़्यादा बेटर वर्ड है, कॉन्केट करना होगा मुझे। तो क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए, PD डॉट कॉन्केट, और यहाँ पे लिस्ट बना के बताऊँगा इसको। पहले DF रख लो, फिर इसको रख लो, क्या नाम था, नम कॉल्स, न्यूमेरिकल कॉलम्स को। ठीक है, एक मरतबा चलाते हैं। अच्छा, एक्सिस देना पड़ेगा, वरना देख ना ये इस तरीके से नल वैल्यूज दिखा देगा। अभी क्या कर रहा है, ऊपर नीचे करके जमा कर रहा है, मतलब कॉन्केट कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। हमें बराबर में करना है इस तरीके से। तो आई थिंक यहाँ पे एक्सिस 0 हुआ, क्या था, ट्राई कर लेते हैं। एक्सिस इक्वल्स टू 1 था, हाँ सही है। तो अब वो कॉलम्स कहाँ हो गए, ये देख रहे हैं 614 दिखा रही है दोस्त यहाँ पे। ठीक है, पहले 1228 दिखा रहा था। और क्या किया इसने, अब मेरे न्यूमेरिकल कॉलम्स को उठा के एंड में अपेंड करवा दिया है। सही है भाई यहाँ तक? अच्छा, अब इसको हम एक फाइनल डेटा फ्रेम के अंदर सेव कर देते हैं। लेट्स से लॉन में ओवरराइड करा दूँ मैं इस पूरे डेटा को, लॉन के वेरिएबल में डलवा दूँ, लॉन के वेरिएबल में इसको सेव करवा देता हूँ। सही है, लेकिन लॉन में जब पुराना डेटा था वो लॉस हो चुका है। सही है, क्योंकि मैंने उसके अंदर एक न्यू डेटा ओवरराइड करवा दिया। तो अगर मैं जाके अब लॉन को चेक करूँगा तो अब मुझे ये न्यू डेटा देखने को मिल जाएगा। सही भाई यहाँ तक? बस ये थोड़ा सा काम हेक्टिक होता है। अब हमें वापसी वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सही है, बताएं जरा क्या स्टेप होगा उसके बाद। सबसे पहला एक्स और वाई को सेपरेट कर देना। सही है, और आपको मालूम है वाई क्या होगा मेरा इसके अंदर, ये रहा, लोन स्टेटस, लोन स्टेटस वाई। ठीक है, मतलब वाई शो कर रहा है यस के तौर पे। ठीक है, और एन उसने नहीं दिया क्योंकि हमने ड्रॉप फर्स्ट किया हुआ है। तो क्या मैं इसको लिखूँ इस तरीके से, लॉन डॉट ड्रॉप, और इस कॉलम का नाम पास करता हूँ, और एक्सिस में क्या बताऊंगा, 1। तो ये मेरा एक्स डेटा रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्स में सेव करते हैं। फिर क्या हो जाएगा, लॉन में से हम इसी कॉलम को निकाल के किसमें डाल देंगे, वाई वाले में डाल देंगे। ठीक है भाई, अब बताएं नेक्स्ट क्या होता है। ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट होता है। इस तरह सेपरेट करने के बाद हमें ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट चलाना पड़ता है। अच्छा, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट नहीं इंपोर्ट किया हुआ, नहीं किया हुआ, किया हुआ है, एक मिनट लिख के देख लेते हैं। ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट दिखा तो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, नहीं किया तो हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। एक्स ट्रेन आएगा, फिर क्या आएगा, एक्स टेस्ट आएगा, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट इक्वल्स टू ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट के अंदर एक्स वाई टेस्ट साइज 0.2 या 3 कुछ भी रख लें। रैंडम स्टेट में क्या आएगा,
1, ठीक है। ये अब डेटा हमारा स्प्लिट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन हम कौन सी पढ़ रहे हैं, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सही है, देख लेते हैं। बाकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को मैंने इंपोर्ट किया ही नहीं किया, नहीं कर रहा, ठीक है, रिकमेंड नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं लिखूँगा फ्रॉम SK learn डॉट लीनियर मॉडल और इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सही है भाई, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अच्छा एक ज़रा यहाँ पे समझिएगा बात, यहाँ पर ना हमारे पास एक आर्गुमेंट होता है मैक्स आइडल या मैक्स इटर, जो भी आप बोलें। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी है, 100 है। सही है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 100 है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसकी वैल्यू हम हमेशा थोड़ी सी बढ़ा के रखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मैक्स आइडल का यूज़ करते हैं और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि हो सकता है, समझे बात को, अगेन ये मेरा क्या है, मल्टी डायमेंशनल डेटा है। इसमें एक कॉलम तो नहीं है ना इनपुट के अंदर, 2 कॉलम तो नहीं है ना, बहुत सारे कॉलम्स हैं इनपुट के अंदर। तो क्या होगा, हमारा डेटा जो है जब एक बेस्ट फिट क्या बोले प्लेन को बना रहा होगा, देखिए क्या होता था, लीनियर रिग्रेशन क्या बताती थी कि भाई हमारा डेटा किस तरीके से मॉडल को समझता है। वो इस तरह का स्कैटर प्लॉट होता है और इस तरह के स्कैटर प्लॉट पे क्या करता है, एक बेस्ट फिट लाइन बनाता है। ऐसा ही है ना, ये 2D के अंदर होता है। 3D में क्या होगा, एक सिंपल प्लेन आ जाता है, लेकिन 3D से ऊपर जितनी भी डायमेंशंस होती हैं उसको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो जब वो एक बेस्ट पॉसिबल कर्व बना रहा होगा मॉडल को प्रॉपरली प्रिडिक्ट करने के लिए, सही है, तो वो मतलब उसकी आइट्रेशंस लग सकती है ना। देखें, इसको हमने डिस्कस किया था, एक लाइन यू भी बन सकती थी, यू भी बन सकती थी, इस तरह भी बन सकती थी। तो मॉडल क्या करता है, इस तरह की तमाम लाइंस बना के देखता है, फिर एरर कैलकुलेट करता है, और जिस लाइन पर सबसे मिनिमम एरर मिल रहा होता है उसको, वो लाइन को बेस्ट फिट कंसिडर करके हमें उसकी वैल्यूज प्रोवाइड कर देता है। सही है। अब हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला सिनेरियो है ना, इसके अंदर मॉडल क्या कर रहा होगा, वो भी इसी तरीके से उस कर्व को सेट करने की कोशिश कर रहा होगा कि वो डेटा पे किस तरीके से सेट हो जाता है। लेकिन इमेजिन करें अगर उसकी आइट्रेशंस कम पड़ गई, मतलब 100 आइट्रेशंस है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर उन आइट्रेशंस के अंदर वो उस कर्व को कम्प्लीटली डेटा पे फिट नहीं कर सका, तो क्या होगा, हमें रिजल्ट सही नहीं देखने को मिलेगा। तो इसीलिए एक प्रैक्टिस अपनाई जाती है कि क्या करते हैं, हम यहाँ पे मैक्स आइडल को 100 से बढ़ा के रखते हैं। अगर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। सही है। फिलहाल के लिए हमने क्या किया, 500 रख दिया। तो अगर 500 आइट्रेशन से पहले उसको कोई बेस्ट फिट वैल्यू मिल जाती है तो रुक जाएगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, 500 तक आ जाएगा। सही है। हो सकता है इसके बाद भी इसको आगे की ज़रूरत पड़ जाए, आगे आइट्रेशन की ज़रूरत पड़ जाए। सही है। लेकिन हम ये इमेजिन करें कि डेटा भी सिंपल है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं है, ये भी छोटा सा डेटा, तो 500 आइट्रेशन के अंदर इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए। खैर, इसको एग्जीक्यूट किया, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट लीनियर रिग्रेशन के अंदर बिल्कुल, एक मिनट, माइंड में नहीं है, इसको देख लेते हैं। चल भाई, एक इंटरसेप्ट आ रहा है, एक कॉपी एक्स आ रहा है, नहीं है इसके अंदर, इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। वो सिर्फ हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर ही बात हो रही है इसकी। या तो लीनियर रिग्रेशन में शायद ये कॉन्सेप्ट होगा कि जब तक कि वो उसकी अनलिमिटेड डायमेंशंस होंगी, जब भी उसको जाके पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब बेस्ट फिट लाइन बना दी है, कर्व बना दिया है, तो खुद रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिंस एक मैक्स आइडल का ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू उसमें सेव हुई भी है, 100 सेव हुई भी है, तो इसलिए हमें इसको बढ़ा के रखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि बढ़ा के हमेशा रखना पड़े, हो सकता है भाई उसकी 20 आइट्रेशन में सही उसको पता चल जाए कर्व के बारे में। तो बस एक प्रैक्टिस है जो हम यूज़ करते हैं। चलें, यहाँ पे क्या लिखूँगा अब मैं, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा, और फिट होने के बाद अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टॉप टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस रीच लिमिट।
इंक्रीज द नंबर ऑफ आइट्रेशंस मेक्स आइटर और स्केल द डेटा इज शोन इन। बता रहे हैं कि इसको और बढ़ाओ, 500 भी काफ़ी नहीं है, तो हम इस रेट से इसको 1000 कर दें। क्या हो गया? प्लीज ऑल्सो रेफर टू द डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑल्टरनेटिव सॉल्वर ऑप्शंस। 1200 चल तो जाना चाहिए यार। मेरे पास जब मैं इसको बना रहा था जब तो सही चल गया था। खैर देख लिएगा, इसको 2000 करके देख लेते हैं, अगर चलता है तो सही हो ना, फिर इसको देखते हैं कि किस तरीके से होगा। अभी भी नहीं निकाल पा रहा। खैर इसने फिर भी कुछ वैल्यूज़ निकाल ली होंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि बेस्ट फिट निकाल ली होंगी, लेकिन वैल्यू से थोड़ी सी रॉन्ग वैल्यूज निकाली वो इसने कैलकुलेट कर ली होंगी। सही है, बहुत ज़्यादा रेट टाइम ले जाएगा, फिर तो ट्राई करके देख लेते हैं चले। अच्छा भाई 10,000 में सही दे दिया, सही। तो खैर आपको समझ आ गया होगा फ़ौरन से कि ये वजह है जो हम मैक्स आइटर का यूज़ करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हमने फिट तो कर लिया, सही है भाई। इधर यहाँ देखें, फिट हमने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? प्रिडिक्शन निकलवाते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? LR डॉट प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट करके क्या बताऊँगा मैं इसको? X टेस्ट बताऊँगा, ठीक है। तो मुझे क्या बता रहा है? 0101 करके प्रिडिक्शन दे रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़, एक और चीज़ ज़रा समझे जरा जल्दी से। हमारे पास तो यहाँ पे अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। तो हम प्रिडिक्ट करके ये प्रोबा आ रहा है, शॉर्टकट में लिखा हुआ प्रोबा, मतलब प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो अब आप देख रहे हैं हर वैल्यू की क्या कर रहा है, एक आपको मतलब हर वैल्यू की 2 वैल्यूज लाके दे रहा है। अब देखें पहली वाली वैल्यू क्या है भाई? जो प्रिडिक्शन हमने इससे करवाई एक्स टेस्ट पे, भाई एक टेस्ट एक्स टेस्ट मेरे पास कुछ रोज है ना, मतलब हमने कुछ डेटा को सेपरेट कर लिया टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो उसको जब मैंने पहली रो उठा के दी उस एक्स टेस्ट की, तो उसने मुझे क्या बताया कि इसकी प्रिडिक्शन क्या है, इसको लोन क्या होगा, ग्रांट होगा या नहीं होगा, इसको मिलेगा, इसको लोन मिल जाएगा बैंक की तरफ से, ये इसने प्रिडिक्ट किया। सही है। हम वाई टेस्ट को भी देख सकते हैं, वाई टेस्ट क्या बताता है, क्योंकि वाई टेस्ट में क्या मौजूद है, मेरा एक्चुअल डेटा मौजूद है वाई टेस्ट में। अच्छा वाई टेस्ट क्या बता रहा है, हमें नहीं मिलेगा, और ये क्या बता रहा है, मिल जाएगा। ऐसा ही है। अच्छा अब ये जो इसने बताया ना मिल जाएगा, अब ये उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है। सही है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, ये कम नंबर है 0.211, ये 0 की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ना मिलने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, और मिलने की प्रोबेबिलिटी इसके पास यहाँ पर है, ज़्यादा है। सही है। तो एक्चुअल डेटा बोल रहा है कि नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेडिक्शन बता रही है मिलेगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है, 78% इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है कि भाई 78% चांसेस है कि उसको डेटा उसको लोन मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो जो मैंने शुरू में बात कही थी कि हमें 2 वैल्यूज देखने को मिल रही होती हैं, वो आपकी इस तरीके से होती हैं कि आपको यहाँ पर आइडिया हो रहा था। लेट्स से सेकंड लास्ट वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड लास्ट वैल्यू की बात करते हैं, ये देखें सेकंड लास्ट वैल्यू प्रेडिक्शन क्या बता रहा है, 0। ये इस वाले बंदे को लोन नहीं मिलेगा, लेकिन जब नीचे जाते हैं तो ये आ गया सेकंड लास्ट वाला मेरा डेटा, ठीक है। तो 0, पहला नंबर 0 था ना, अब यहाँ पे क्या बता रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब इसको ना मिलने के चांसेस ज़्यादा है और मिलने के बहुत कम है। समझ रहे बात को? तो अब समझा इस बात को। ये जो सिग्मॉइड फंक्शन इसके पीछे चल रहा है, सबसे पहली बात है सिग्मॉइड फंक्शन पीछे चल रहा है इसके। तो सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, सिग्मॉइड फंक्शन हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ बताता है, फिर हम इन वैल्यूज़ को खुद से कंपेयर करते हैं कि भाई अगर वैल्यू 0.5 से अबव है तो हम बोलते हैं हाँ भाई इसको लोन मिल जाना चाहिए, और अगर 0.5 से कम है तो हम क्या बोलेंगे, इसको नहीं मिलना चाहिए। बाकी अगर आप देखेंगे ना, देख रहे हैं कहीं पे दिख रहे 0.5, 0.4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पर? इसी के साथ हाँ ये तो होगा ना, मतलब अभी भी क्या है, इसको मिलने के चांसेस हैं, इसको मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, नहीं मिलेगा, ठीक है। खैर अच्छा अब होता क्या है कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ना R2 स्कोर कैलकुलेट नहीं करते,
लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर R2 स्कोर कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। और ऐसा क्यों है, आप लोग इसका रीज़न समझिएगा, मतलब रीज़न थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आएगा, इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर कुछ अलग इवेल्युएशन मैट्रिक्स हैं, लाइक एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और माइंड बनाकर आइएगा, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट और कंफ्यूज करेगा ये वाला बहुत, सही है। तो एक मरतबा इसको रिकैप करके आइएगा और ताकि आपको वो चीज़ समझ आ सके। इसको यहीं एंड करते हैं।